हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 7th ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। अभी शैलो फाउंडेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। काफ़ी फुटिंग के बारे में हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने जाके वीडियो नहीं देखी तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वॉल फुटिंग्स के बारे में भी हमने डिस्कस करा, कंबाइंड फुटिंग के बारे में भी आज हमने डिस्कस किया। आज हम स्ट्रैप फुटिंग के बारे में फ़र्क पढ़ेंगे और हो सकेगा तो रफ फाउंडेशन के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रैप फुटिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो दो तरीके की फुटिंग होती है, एक स्ट्रैप फुटिंग होती है और एक स्ट्रिप फुटिंग होती है। स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है, तो मैंने आपको आगे वॉल फुटिंग के बारे में बताया। तो वॉल फुटिंग को ही हम स्ट्रैप फुटिंग करते हैं। जो वॉल के जो लोड होता है वो ट्रांसफ़र करती है कहाँ पे, जो फाउंडेशन पे अपना जो है वो लोड। पर वहीं पे हमारे जो स्ट्रैप फुटिंग है वो क्या करती है, जो दो कॉलम है, इंडिविजुअल कॉलम है, उनको एक बीम से जोड़ती है और उसका लोड ट्रांसफ़र करती है यूनिफॉर्मली अपने अलग अलग कॉलम के अंदर। इसके बारे में मैं आपको डायग्राम पे आगे जाके बताऊंगा, तो आपको जल्दी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पढ़ लेते हैं पहला पॉइंट। द स्ट्रैप फुटिंग कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फुटिंग ऑफ द इंडिविजुअल कॉलम बाय अ बीम कॉल्ड स्ट्रैप। तो क्या लिखा है भाई पहले पॉइंट के अंदर की जो स्ट्रैप फुटिंग है वो दो से ज़्यादा फुटिंग किसे कंसिस्ट होती है, इंडिविजुअल कॉलम के लिए दो से ज़्यादा कॉलम के लिए इंडिविजुअली बनाई जाती है और एक एक बीम से कनेक्ट रहती है। और वो जो बीम है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैप बोलते हैं। द स्ट्रैप बीम कनेक्ट द सेपरेट फुटिंग ऑफ द टू कॉलम। क्या करती है वो, जो कनेक्टेड बीम है वो क्या करती है, सेपरेट फुटिंग का एक प्रोवाइड कर देती है दो कॉलम के लिए, ठीक है। डज नॉट रिमेन इन कॉन्स्टेंट विद द सॉइल एंड दस does not transfer any pressure to the soil. Strap beam connecting the separate footing of the टू कॉलम। सेपरेट फुटिंग ऑफ द टू कॉलम के लिए हम स्ट्रैप बीम प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कॉलम है जिसका यूनिफॉर्मली जो लोड है वो ट्रांसफ़र अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो हम उसके बीच में क्या प्रोवाइड कर देंगे, जो एक मतलब एक कॉलम ज़्यादा लोड ले रहा है और एक कॉलम कम लोड ले रहा है, तो उसके बीच में हम एक बीम स्ट्रैप प्रोवाइड कर देंगे। तो जिससे होगा क्या, जो अनइवन कॉलम है उसका जितना भी लोड है, जो उसको हम इवन करने के लिए क्या करेंगे, एक बीम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे वो जो लोड ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ पे होगा, वो बीम के ऊपर होगा। और वो बीम कहाँ पे लोड ट्रांसफ़र करेगी, वो यूनिफॉर्मली दोनों कॉलम पे जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और वो सॉइल तक वो लोड पहुँचा देगी। इस तरीके का इसका मैकेनिज्म चलता है। द फंक्शन ऑफ स्ट्रैप बीम इज़ टू ट्रांसफर द लोड हैवीली लोडेड आउटर कॉलम्स, जैसे मैंने बोला, टू द इनर वन, ठीक है। जो हैवीली लोडेड कॉलम है, जिस पे हैवी लोड पड़ रहा है, उस पर उसका लोड ट्रांसफ़र कर देगी इनर कॉलम के अंदर, ठीक है। इन डूइंग सो द स्ट्रैप बीम इज सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स एंड इट शुड बी डिजाइन टू विथ स्टैंड दिस। इसके लिए वजह से जो भी स्ट्रैप बीम है वो किसके सब्जेक्ट के हिसाब से बनाई जाती है, बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से और शेयर फोर्स, मतलब उसका कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, उसका जो मोमेंट है कितना बेंडिंग बेंडिंग आएगा और उसके हिसाब से, और शेयर फोर्स जो कितना वो फोर्स शेयर कर पाएगी उसके हिसाब से ये जो हमारी बीम है उसको कास्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कॉलम है, ठीक है। ये अनस्टेबल कॉलम हम इसको मान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनइवन कॉलम है, तो होगा क्या, यहाँ पे जो लोड ट्रांसफ़र होगा तो वो अनइवन रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, ये बीम प्रोवाइड कर दिया है। अब बीम क्या करेगा, अगर जो अनइवन कॉलम है इसका, तो वो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे बीम के द्वारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके दोनों की फुटिंग के ऊपर जो कॉलम है जो लोड लगाएगा वो दोनों की फुटिंग पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लोड, ठीक है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यहाँ पे जो भी लोड रहेगा वो सॉइल की तरफ आ जाएगा। ये मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूँ, इसका जो टॉप व्यू है वो इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आप दो फुटिंग देख सकते हैं, तो फुटिंग के बीच के अंदर एक बीम प्रोवाइड कर दिया और बीम के ऊपर हमने क्या करा है, कॉलम प्रोवाइड कर दिया। इस तरीके की जो फुटिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैप फुटिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और भी अच्छी तरीके से 3D व्यू दिया हुआ है। एडजॉइंट वॉल है, ठीक है। एडजॉइंट वॉल के बाजू में मेरे को कॉलम बनाना है, मैंने इसके बाद और इर्द गिर्द क्या बना दिया, कंक्रीटिंग कर दी, ठीक है। इसकी ये कॉलम की फुटिंग ये प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। कॉलम की फुटिंग ए और ये कॉलम की फुटिंग बी, मतलब ये कॉलम बी और उसकी फुटिंग ये,
ठीक है। अब ये कहाँ पे है? ये बीचों बीच में नहीं है, आप देख सकते हैं वाला कॉलम बीचों बीच में नहीं है, यानी तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लोड का। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रैप प्रोवाइड कर दी जो कि किससे कनेक्टेड है, जो इवन कॉलम से कनेक्टेड है, ठीक है। एक स्ट्रैप प्रोवाइड कर दी, तो अगर इसके ऊपर लोड ज़्यादा लगता है तो क्या होगा, ये जो कि लोड है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। और ये जो यहाँ पे जो फुटिंग पे लोड ट्रांसफ़र होगा वो स्ट्रैप बीम के द्वारा दूसरी फुटिंग के वहाँ तक लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों कॉलम का। इन द शॉर्ट सेंस आप ये समझ सकते हैं ये फुटिंग के द्वारा। तो ये थी स्ट्रैप फुटिंग, ठीक है, जो कि क्या करती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड करती है, किसका, कॉलम का। हमेशा याद रखना स्ट्रैप फुटिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे अनइवन लोड हो, किसके, कॉलम के। जहाँ पे अनइवन लोड होगा कॉलम का, वहाँ पे हम स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। दोनों की फुटिंग के बीच में एक क्या डाल देंगे, बीम डाल देंगे, और वो बीम का नाम क्या होगा, स्ट्रैप फुटिंग होगा। समझ में आया? इस तरीके से हम ये जो कॉलम है स्ट्रैप फुटिंग है वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये था स्ट्रैप फुटिंग का पूरा फंडामेंटल, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रैप फुटिंग बनाई जाती है और इसलिए कंस्ट्रक्ट करी जाती है। अब हम बात करते हैं राफ्ट फाउंडेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है राफ्ट फाउंडेशन, और इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत मैक्सिमम इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट और मैट, उसको मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं, इस कंबाइंड फुटिंग दैट कवर द एंटायर एरिया ऑफ बीनीथ अ स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑल द वॉल्स एंड कॉलम। ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि नीचे हर एक एरिया पे कवर रहता है। जैसे कि जितना मेरा एक्सकेवेट एरिया है ना, वो पूरा एरिया कवर करता है, और जितने भी कॉलम्स हैं और जितने भी वॉल्स हैं उन सबको कवर करता है। इस तरीके का ये फाउंडेशन होता है। जहाँ पे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कम होती है और हमको हैवी लोड स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, वहाँ पे हम ये फाउंडेशन यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही टिकाऊ फाउंडेशन होता है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन होता है। व्हेन द अलाउएबल सॉइल प्रेशर इज़ लो, जैसे कि मैंने बताया, जो जहाँ पे सॉइल प्रेशर कम होता है, और द बिल्डिंग लोड आर हैवी, और जहाँ पे बिल्डिंग लोड हैवी होता है, दस द यूज़ ऑफ सेपरेट फुटिंग वुड कवर मोर देन वन हाफ ऑफ द एरिया। तो क्या होगा, सेपरेट जो फुटिंग होती है वो क्या करेगा, वन हाफ द एरिया कवर कर लेगा। मतलब मैं सेपरेटली हर कॉलम के लिए फुटिंग बनाऊंगा तो वो हमारा जो एरिया है वो ज़्यादा कवर करेगा। इट मे प्रूव्स दैट इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली टू यूज़ sorry one half the area, and it may prove more economical to use mat and raft foundation। जो कि हम अगर इंडिविजुअली फुटिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ आएगा नहीं, एरिया ज़्यादा कवर होगा और हमको पैसे ज़्यादा भरने पड़ेंगे। उससे बेटर है हम एक मैट फाउंडेशन बना दें, यानी पूरा एक कॉमन फाउंडेशन बना देते हैं जिसके ऊपर हम पूरा कॉलम भी रख सकते हैं और उसके ऊपर वॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये हमको इकोनॉमिकल भी रहेगा। The mat or raft tends to bridge over the erectic deposits and eliminates the differential settlement. Raft foundation is also used to reduce the settlement above highly compressible। अब राफ्ट फाउंडेशन ब्रिज ओवर इरेक्टिक डिपोजिशन एलिमेंट, जो एलिमेंट डिपॉजिट होते हैं ना सेटलिंग के बाद, फुटिंग के सेटलिंग के बाद, उसको भी रिड्यूस कर देता है राफ्ट फाउंडेशन। इस तरीके का राफ्ट फाउंडेशन हमको हेल्प करता है। अब राफ्ट फाउंडेशन में भी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप बेस्ड ऑन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। 3 बेसिस पर राफ्ट फाउंडेशन को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सॉलिड स्लैब सिस्टम, बीम स्लैब सिस्टम एंड सेलुलर सिस्टम। इन तीनों के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑल 3 टाइप ऑफ बेसिकली द सेम कंसिस्ट ऑफ लार्ज जनरली अनब्रोक एरिया ऑफ स्लैब कवरिंग द होल और लार्ज एरिया पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस तीनों में डिफरेंस ऐसा है कि भाई एक पूरा स्लैब को कवर करेगा या कोई फाउंडेशन अपना बीम को कवर करेगा, बीम स्लैब को कवर करेगा, या तो कोई पूरा होल फाउंडेशन को कवर करेगा, ठीक है। ये है फ़र्क। अब यहाँ पे आप जो इमेज देख सकते हो, इस तरीके का फाउंडेशन राफ्ट फाउंडेशन होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अच्छी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पूरा एक्सकेवेटेड एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लगाना चालू करा, ये बीम्स लगाना स्टार्ट कर दिए। ये बीम का स्टील बना कॉलम बना दिया, ठीक है। ये कॉलम का मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कॉलम की रेनफोर्समेंट लगा दी, बीम की रेनफोर्समेंट लगा दी, और नीचे
आप देख सकते हैं मैंने स्लैब जैसे स्लैब की क्या लगा दी है, मैंने स्लैब का रेनफोर्समेंट लगा दिया। अब ये सब एक दूसरे से, तो यहाँ पे मैंने ग्रिड्स लगा दिए, यहाँ पे मैंने वो लगा दिए, गडर्स लगा दिए, ठीक है, ये फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए। अब ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो कंक्रीट से इसको मैं कवर करूँगा और ये पूरा का पूरा एक फुटिंग का रोल करेगा। इस तरीके का राफ्ट फाउंडेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपने बहुत सारी साइटों पे देखा होगा, क्योंकि ज़्यादातर साइट पे हम राफ्ट फाउंडेशन ही यूज़ करते हैं। इस तरीके से देखो, और फिर यहाँ पे मैं पूरा कंक्रीटिंग कर दूंगा, कंक्रीटिंग से इसको भर दूंगा और फिर उसके ऊपर मैं कॉलम और बीम कंस्ट्रक्ट कर पाऊँगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से ये राफ्ट फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखो, एक बीम स्ट्रेटा बना दिया एक ग्राउंड के अंदर, यहाँ पे खड्डा कर दिया, यहाँ पे खड्डा किया, इक्वली डिवाइडेड कर दिया, बाजू में फ्रेम वर्क प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, फ्रेम वर्क के ऊपर पीसीसी वर्क प्रोवाइड कर दिया हमने, पीसीसी वर्क के ऊपर अपने वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर दिया, रेनफोर्समेंट लगा दिया, फिर हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट लगा दिया, वर्टिकल रेनफोर्समेंट लगा दिया, बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, बार को हमने टाई करा, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, टेंशन जोन बोलते हैं इसको। सो एक्स्ट्रा बार्स आर प्रोवाइडेड फॉर ओवरकमिंग। ठीक है, अब इसको किससे कवर कर देंगे, कंक्रीट से कवर कर देंगे। ये आपका राफ्ट फाउंडेशन बन गया। ठीक है, ये आरसीसी कास्टिंग बीम बन गया। ये देखो यहाँ पे बीम्स दिख रहे हैं आपको, और ये इसके ऊपर आप फिर कर सकते हो स्लैब, इसको बोलते हैं बीम स्लैब फाउंडेशन, बीम स्लैब राफ्ट फाउंडेशन। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा राफ्ट फाउंडेशन किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये कॉलम प्रोवाइड करिए, नीचे बीम प्रोवाइड करिए, इसको मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं, राफ्ट फाउंडेशन भी बोलते हैं। ये पूरा ओरिजिनल वीडियो है, ये उसकी राफ्ट फाउंडेशन की पूरी प्लान ड्राइंग है। ठीक है, इस तरीके से ये ड्राइंग प्लान होती है कि यहाँ पे इस तरीके से फिर हम यहाँ पे स्टील डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये देखो, ये बॉटम स्टील है और ये टॉप स्टील है, ये नीचे टॉप स्टील है और नीचे क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को मेन स्टील बोलते हैं, नीचे वाले को स्मॉल, आप देख सकते हो, देखो स्मॉल मिलेगी आपको, क्या बोलते हैं, स्मॉल स्टील मिलेगी, वो रेनफोर्समेंट है ये। ठीक है, नीचे पीसीसी दिया हुआ है, ये 4 इंच की पीसीसी किया हुआ है यहाँ पे इन लोगों ने। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इंच की पीसीसी किया हुआ है, और ये राफ्ट फाउंडेशन जो बनेगा वो रहेगा 24 इंच बनेगा। मतलब पीसीसी से लेके ऊपर तक जो बीम आएगा वो 24 इंच का आएगा। टोटल हमारे पास 3 फीट है, बेसमेंट फिनिशिंग तक, ऊपर तक 3 फीट होगा। फर्स्ट फ्लोर तक अपना 3 फीट जितना होगा, नीचे पीछे से लेके ऊपर तक 3 फीट का रहेगा। ठीक है, ये था हमारा जो आरसीसी इसका क्या बोलते हैं, मेरे को सिर्फ आपको एक ओरिजिनल वीडियो दिखाना था, तो वो है ये। एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसकी एनिमेटेड वीडियो है, जिसके अंदर आप देख पाओगे कि राफ्ट फाउंडेशन बनते हैं। ये देखो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये वुडन पाइल घुसाड़ रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो साइड वाला सॉइल है वो अपने यहाँ पे ना आ जाए। अब देखो, ये एक्सकेवेट कर दिया हमने। ठीक है, अब ये जो लाल वाला मैंने ये यहाँ पे स्टील लगा दिया है, जिससे वो जो वुडन कील है वो निकल ना जाए। ठीक है, अब जहाँ पे अब मैंने खोद देते हैं, यहाँ पे नीचे वाले जो फ्लोर है उसको प्लेन कर देते हैं, फिर हम कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। कवर ब्लॉक, ये आप ब्लॉक देख रहे हैं वो कवर ब्लॉक है। फिर यहाँ पे हमने स्टील, बॉटम स्टील बिछा दिया, बॉटम स्टील के ऊपर हम लोग क्या चेयर बिछा देते हैं। ठीक है, चेयर यहाँ पे अभी देखना, चेयर आएगी। देखो ये जो दिख रही है आपको, ये चेयर, ये है ये चेयर, इसको चेयर बोलते हैं। 1 मीटर की हम चेयर प्रोवाइड करते हैं, फिर इसके ऊपर हम वापस से वो टॉप स्टील प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डाल दिया, फिर हम शटरिंग प्रोवाइड करेंगे आजू बाजू, और फिर बाद में कॉलम उसके ऊपर हम लेआउट कर देते हैं। ठीक है, बीम और कॉलम जो है हमको शटरिंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीटिंग कर देते हैं, और फिर उसके बाद शटर निकाल देंगे, और ये हमारा जो राफ्ट फाउंडेशन है वो यहाँ पे रेडी हो गया। इस तरीके से जो राफ्ट फाउंडेशन है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है।
इंडिविजुअल फुटिंग हमको ना प्रोवाइड करना पड़े इसलिए हम एक कॉमनली फुटिंग प्रोवाइड कर देते हैं और राफ्ट फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब फाउंडेशन इन ब्लैक कॉटन सॉइल। अब फाउंडेशन इन ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है, उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी होती है ब्लैक कॉटन सॉइल की वो थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर हमको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के फाउंडेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अ ब्लैक कॉटन सॉइल और एक्सपेंसिव सॉइल इज़ वेरी मच डेंजरस ड्यू टू द वॉल्यूमेट्रिक चेंज विद द चेंज ऑफ द एटमॉस्फेयर कंडीशन। एटमॉस्फेयरिक कंडीशन की वजह से इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो हमारे को ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर फाउंडेशन बनाने में तकलीफ होती है। अब द डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग caused by the movement of the ground due to the alternative swelling and shrinking result in formation of cracking, thus form sometime 15 to 20 centimeter wide and 2.5 to 4 मीटर। जो डिफरेंट सेटलमेंट होता है बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, और श्रिंकिंग और स्वेलिंग होती है कंस्ट्रक्शन के टाइम ब्लैक कॉटन के सॉइल के अंदर, क्योंकि बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत कम होती है। बेरिंग कैपेसिटी बोले तो वो जो बेयर करने वाली कैपेसिटी वो सहन शक्ति बोलते हैं ना, सहन शक्ति सबसे कम होती है किसके अंदर, ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर। जो फाउंडेशन है वो सब के सब नीचे हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर की वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर श्रिंकेज और स्वेलिंग दोनों हमको देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से श्रिंकेज होता है और श्रिंकेज की वजह से जो फाउंडेशन के अंदर है वो क्रैकिंग आ सकती है, ठीक है। 15 टू 20 आ सकती है और 2.5 टू 4.0 मीटर डेप्थ की भी क्रैकिंग हमको फाउंडेशन के अंदर मिलती है। प्रिकॉशन फॉर फाउंडेशन इन ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर क्या प्रिकॉशन अपन ले सकते हैं। द फाउंडेशन शुड बी टेकन टू सच अ डेप्थ वेयर द क्रैक सीज टू द एक्सटेंट द मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन शुड बी एटलीस्ट 1.50 मीटर। अब जो फाउंडेशन को इस तरीके की आप डेप्थ में ले जाए जहाँ पे आपको क्रैक है वो आपकी बंद हो जाए, आपको क्रैक मिले ना, सीज्ड हो जाए, ठीक है, जब्त हो जाए। जो क्रैक्स हैं अगर हो भी तो जो आपको वहाँ पे जब्त हो जाए, उसकी कवरिंग की वजह से वहाँ पे जो कैप है वो जब्त हो जाए। और जो मिनिमम डेप्थ है हमारे फाउंडेशन की वो आपको 1.50 मीटर रखनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इन ब्लैक कॉटन सॉइल शुड बी कैरिड आउट ड्यूरिंग ड्राई सेशन। मतलब जब हमारे मानसून सीजन चल रहा हो तब हमें ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है हमको टेस्टिंग करते हैं सॉइल की, हमको पता चल जाएगा वो कौन से टाइप का सॉइल है। तो वहाँ पे हम फाउंडेशन या फुटिंग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर के एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से उसके अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं। जब ड्राई मौसम होगा, समर का सीजन होगा, वहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। फिर द एक्सटर्नल वॉल should be provided with the plinth protection at the ground level so that moisture does not enter in the foundation during monsoon। एक्सटर्नल वॉल प्रोवाइड करनी पड़ेगी प्लिंथ लेवल के वहाँ पे, जिससे ग्राउंड लेवल हमारा प्रोटेक्ट रहे। किससे प्रोटेक्टेड रहे, मॉइस्चर उसके अंदर एंटर ना हो, ठीक है। ग्राउंड लेवल की हमको वॉल प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे जो पानी है वो अंदर ना आए और जिसकी वजह से मॉइस्चर हमें ना मिले। where this soil occurs only in top layers and where the thickness of this layer does not exist 1 to 1.5 मीटर। जहाँ पे जो सॉइल है उसकी जो टॉप लेयर रहेगी कितनी थिकनेस रहेगी, 1 to 1.5 मीटर की थिकनेस रहेगी, ठीक है। तो 1.5 मीटर जितनी हमको शटर प्रोवाइड करना है या वॉल प्रोवाइड करनी है जिससे हमारे जो मॉइस्चर है वो अंदर ना आए। The entire layer of black cotton soil should be removed and the foundation should be laid on non-shrinkable and non-expansive soil, ठीक है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल को इस तरीके से हमको रखना है कि उसके अंदर कोई भी श्रिंकेबल चीज़ ना आए, यानी मॉइस्चर की वजह से श्रिंकेज ना आए और वो एक्सपांड ना हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको उसको ट्रीट करके रखना है। मतलब हमको क्या क्या ट्रीटमेंट में करना रहेगा कि हमको वहाँ तक पानी नहीं पहुँचाना रहेगा। पानी अगर आ रहा है तो उसका अच्छी तरीके से इलाज करना पड़ेगा कि भाई अगर पानी आ रहा है तो उसका हम क्या करें, अच्छी तरीके से शटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, वॉल प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे वहाँ पे हमारे पानी ना पहुँचे, ठीक है। वेयर द
soil is highly expansive. It is essential to have minimum contact between the soil and the footing. ठीक है. अब जहाँ पे सॉइल बहुत एक्सपांसिव है वहाँ पे एसेंशियल है कि मिनिमम कांटेक्ट और सॉइल का हो किसके साथ, फुटिंग के साथ, क्योंकि अगर बार बार कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होगा तो किस पे इफेक्ट करेगा, फुटिंग पे इफेक्ट करेगा और फुटिंग पे वापस से क्रैक आना स्टार्ट हो जाएंगे. दिस कैन बी द बेस्ट अचीव बाय ट्रांसमिटिंग द लोड थ्रू द डीप पाइल. और इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइल का यूज़ करते हैं. ठीक है. पाइल्स के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा. आज यहाँ पे हमारा शैलो फाउंडेशन के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है. शैलो फाउंडेशन के अंदर हाफ फाउंडेशन और स्टेप फाउंडेशन के बारे में पढ़ा. आप इसकी वीडियोस भी आगे जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं. आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी स्टेप फाउंडेशन की और राफ फाउंडेशन की. तो राफ फाउंडेशन की मैंने वीडियोस कवर करने की कोशिश करी. ऑन साइड भी वीडियोस दिखाई और एनिमेटेड भी वीडियोस मैंने डाल के रखी है जिससे आपको पता चले कि राफ फाउंडेशन होता क्या है. तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करिए यूट्यूब से, और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है. आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट सेक्शन में हम वापस से मिलेंगे पावर फाउंडेशन के साथ. तब तक के लिए शुक्रिया. थैंक यू.